गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 हाफ हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आगे का हम अपना आज करते हैं। चैप्टर है आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। टॉपिक हमारा आज का घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतू जो समूह थे अंग्रेजों को बहुत परेशानी थी। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी स्थान पर रहकर खेती करें, क्योंकि स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को आसानी से निश्चित किया जा सकता था। अंग्रेजों को अपने शासन के लिए आमदनी के लिए नियमित स्रोत की भी आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जमीन से जुड़े कुछ नियम बना कर दिए। उन्हें जमीन को मापकर हर एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने सबका लगान भी तय कर दिया था। उन्होंने कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे जो थे उनको पट्टेदार घोषित कर दिया था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पट्टेदार थे वो अपने भूस्वामी का किराया चुकाती थी और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का अंग्रेजों का प्रयत्न जो था वो कुछ खास कामयाब नहीं रहा। जहाँ पानी की कमी हो और जहाँ मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना कठिन होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान का सामना ही करना पड़ता था, क्योंकि उनके खेतों में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि वे परंपरागत ढंग से ही जिएंगे। व्यापक विरोध के चलते अंग्रेजों को उनकी बात माननी ही पड़ी और उन्होंने इन कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो आदिवासी समूह का जो जीवन था उनका संबंध जंगलों से था। अतः वन कानूनों में किए गए बदलाव से आदिवासियों के जो जीवन है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर अपना कब्जा कर लिया था और जंगल राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए थे। कुछ जंगलों को अंग्रेजों ने आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को आज़ादी से घूमने, झूमी खेती करने, फल एकत्रित करने, पशु का शिकार करने की आज्ञा नहीं थी। इस तरह से झूम काश्तकार के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। अतः उनमें से कई लोगों को काम और नौकरी की तलाश में दूसरे इलाकों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजों ने जैसे ही जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर रोक लगा दी, उनके समूह को एक नई समस्या पैदा की गई कि रेलवे जो स्पीकर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मजदूर कहाँ से लाए जाएं। नेक्स्ट हमारा व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने देखा कि व्यापारी और महाजन अक्सर जंगलों में आने लगे हैं। वे वन उत्पाद खरीदने, नगद कर्जा देने, आदिवासियों की मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सब बदलाव से क्या असर होने वाला है, आदिवासियों को यह समझाने में कुछ समय लगा। यह समझाने के लिए हम रेशम उत्पादों की स्थिति को समझते हैं। 18वीं जो सदी थी उसमें यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की जो काफ़ी मांग थी, बहुत ज़्यादा। भारतीय जो रेशम थी उसकी गुणवत्ता थी वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे भारत का जो निर्यात है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। और बाजार की फैलने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पाला करते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनसे क्रीमकोश ले लेते थे। 1000 क्रीमकोशों के लिए उन्हें मात्र 3-4 रुपये की कमाई होती थी। इसके बाद ये क्रीमकोश बर्दवान या गया भेज दिए जाते थे, जहां वे 5 गुना कीमत पर बेच दिए जाते थे। निर्यातों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को काफ़ी फायदा होता था। थैंक यू।